इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब आप समझ सकते हैं चार्ज से, और डाइपोल में ये जो शब्द डाई है इसका मतलब होता है दो, और पोल का मतलब होता है सिरे या फिर एंड। तो बेसिकली कुल मिलाकर के दो एंड हैं और चार्ज की बात हो रही है। तो ज़रा इस डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, पॉइंट ए पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, पॉइंट बी पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। दोनों चार्जेस के आप देख सकते हैं नेचर अपोजिट हैं, एक माइनस है एक प्लस है, लेकिन वैल्यू दोनों के बराबर है। ये चार्ज भी क्यू है और ये चार्ज भी क्यू है, और दोनों को मैंने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 2L माना है। कई बच्चे सोचेंगे कि L क्यों नहीं माना, ये 2L ही क्यों माना। इस चीज़ का जवाब थोड़े से आने वाले आगे के जो सबसीक्वेंट सेक्शंस हैं उनमें हम देंगे। फिलहाल अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कहूँगा अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दोनों चार्जेस इक्वल हैं, क्यू क्यू वैल्यू के हैं, और अपोजिट का मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिनके बीच में कुछ ना कुछ एक स्मॉल सा डिस्टेंस है, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब ये चार्जेस हैं इसके, और डाइपोल का मतलब कि इस अरेंजमेंट के दो पोल हैं, दो एंड हैं। एक एंड ए है, यानी कि एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। तो इसमें दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है 2L, इसको बोला जाता है डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में आता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर होता है जिसको हम P वेक्टर के सिंबल से डिनोट करते हैं। है क्या, इसको अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस है ना, इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब आपने प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना, सिर्फ प्लस ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो एक आप देखिए दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, तो वो मैग्नीट्यूड क्यू हो गया, और उस क्यू को आप दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर चार्ज, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, व्हेन मल्टीप्लाइड विद द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस मेक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q इंटू 2L। Q का मतलब दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। अब जब आप इसके ऊपर वेक्टर सिंबल लगाएंगे तो तब तो आपको इसके डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है, यहाँ लेंथ के ऊपर मैंने वेक्टर सिंबल लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस के बीच जो ये लेंथ है ये बेसिकली डिस्टेंस ना कंसीडर करके आपको क्या कंसीडर करना है, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। यानी कि आप बोलेंगे कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are displaced by a small distance, that arrangement is called electric dipole, and when the magnitude of the either charge is multiplied with the displacement between the two charges, then that becomes electric dipole moment, and the direction of this electric dipole moment is conventional, मानी गई है, और वो मानी गई डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इस तरफ। आप देखिएगा ये मैंने यहाँ दिखा भी रखी है। तो बेसिकली चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप सिर्फ दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बन जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक, इसीलिए इसको पर ये वेक्टर सिंबल है। और क्योंकि वेक्टर ही वेक्टर के बराबर हो सकता है, इसीलिए ये तो स्केलर है, लेकिन आप जानते हैं कि स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर ही बन जाता है। तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर वाला भी यहाँ पर सेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए इस लेंथ L को मैं दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ना बोल करके डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा, क्योंकि तभी वो वेक्टर बनेगा और तभी आपका ये P भी वेक्टर की सेंस में आ पाएगा। और जो SI यूनिट है आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो क्या रहेगी, SI यूनिट वो रहेगी चार्ज इनटू ये डिस्टेंस ही तो है, तो चार्ज की होती है कूलम्ब, इसकी होती है मीटर, तो कूलम्ब मीटर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम आगे आगे इतना लंबा नाम न बोल करके सिंपली डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो भी बोलना चाहेंगे वो बोल लेंगे कन्वेंशनली। ठीक है,
हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो एक ध्यान यहाँ रखिएगा कि कूलम्ब मीटर को जब आप नोटेशन में लिखेंगे तो छोटा सी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप छोटा सी और छोटा m लिखेंगे तो वो सेंटीमीटर समझ लिया जाएगा। इसीलिए ध्यान से या तो आप कूलम्ब इंटू मीटर पूरा ही लिख दें, या फिर अगर आपको शॉर्ट जो है चलना है तो आप कूलम्ब का c बड़ा रखें और मीटर का m छोटा रखें। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। शॉर्ट डाइपोल जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, छोटा डाइपोल। और छोटे का मतलब ये है कि जो दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस, जिसको हम 2L अभी तक बोल रहे थे, वो 2L बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच करे, ज़ीरो को अप्रोच करे, एग्जैक्ट ज़ीरो ना हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर के शॉर्ट डाइपोल में आप बोलेंगे कि अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही स्मॉल हो तो उस डाइपोल को बोला जाता है शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, अब देखिए डाइपोल के लिए हम इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, डाइपोल को हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आप बात करें, देखिए केमिस्ट्री में आपने पानी का ये फॉर्मूला H2O पढ़ा होगा, जिसको आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर वाइज कुछ इस तरीके से जो है शो करते हैं। और ये एंगल जो हाइड्रोजन के बीच में है लगभग 104 डिग्री के आसपास होता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन होती है उन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो अगर मैं ये मान के चल लूँ कि इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर यहाँ होगा बिल्कुल बीच में, तो देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर हम यहाँ मान सकते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ है। तो देखिए एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। तो पानी का ये एक जो मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन का एक और हाइड्रोजन के 2 एटम है, आपको नहीं लगता कि वो भी एक नेचुरल डाइपोल की तरह से काम करता है? तो अगर हम डाइपोल की स्टडी करेंगे तो काफ़ी कुछ जो हमारे आसपास नेचुरल डाइपोल्स हैं उनके बारे में भी हम बेसिकली जान सकते हैं, ताकि चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में समझने में हमें आसानी हो। अब हमने बात कर ली है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, शॉर्ट डाइपोल की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम सिंपली डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, उसकी। और ये जो शॉर्ट डाइपोल है, आप देखिए इसको आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल भी बोलते हैं। और सिंपली ये डाइपोल ही है। जस्ट आप इतना समझें कि जो मैंने आपसे कहा था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस बेहद स्मॉल है, बहुत ही कम है, इसीलिए इसको शॉर्ट डाइपोल बोला जाता है। तो अब इतना कुछ पढ़ने के बाद आइए अब हम दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और कहाँ निकाल लेंगे? एक ऐसे पॉइंट पर जो उसकी एक्सियल लाइन पर सिचुएटेड होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम अगले पेज पर चलते हैं और वहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ये देखिएगा, मैंने जो आपके सामने पेज निकाला है, इस पर आप देखिए पॉइंट ए पर ये -Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट बी पर आप देखिए +Q चार्ज रखा हुआ है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया, 2L मान लिया। पॉइंट O को आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो इस -Q से सेंटर का डिस्टेंस L होगा और इस +Q से भी सेंटर का डिस्टेंस L होगा, क्योंकि दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 2L है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपके डाइपोल के बिल्कुल बीचों बीच जाती है और वो लाइन आपकी डाइपोल लेंथ के पैरेलल होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए दोनों चार्जेस के बीच का ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हैं, इस 2L को ही मैंने क्या बोला था, डाइपोल लेंथ बोला था। और देखिए डाइपोल लेंथ यूं है और आपकी ये एक्सिस भी यूं है। तो ये वाली जो एक्सिस है जो कि आपके डाइपोल के बिल्कुल अंदर से पास कर रही है, वो आपकी जो ये डाइपोल लेंथ है 2L बिल्कुल इसके पैरेलल है।
इसको बोलते हैं जी एक्सियल लाइन। दैट लाइन विच passes through the dipole in such a way that it is parallel to the dipole length is called axial line। अब आप इस एक्सियल लाइन पर इस तरफ यानी कि लेफ्ट में या इस तरफ यानी कि राइट में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए। उस पॉइंट पर हमें निकालनी है इस पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के राइट साइड में या बोल लीजिए कि डाइपोल के राइट साइड में एक पॉइंट P ले लिया। अब इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इस पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आप इस तरह सोचिए कि पूरे के पूरे डाइपोल को इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू चार्ज ने ही तो बनाया है। तो अगर आपको पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो आप ऐसा कर लें कि पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल लें। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप E प्लस बोल दें, नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप E माइनस बोल दें। और क्योंकि दो ही चार्ज हैं तो उनकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी। तो पॉइंट P पर हम ये देख लेंगे कि उनकी जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनकी डायरेक्शंस कहाँ हैं। उस हिसाब से हम पॉइंट P पर फिर लास्ट में दोनों की वजह से या बोल लो कि डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे। तो मैंने मान लिया कि जो पॉइंट P है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो आप देखिएगा पॉइंट P इस माइनस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, यहां से यहां L, यहां से यहां R, तो L प्लस R। जबकि प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, आप देखिए यहां से यहां आपका R है और यहां से यहां आपका L है। तो ये डिस्टेंस आपका कितना बच गया, R माइनस L। ठीक है, तो अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बाहर की तरफ होगी यानी कि आपकी राइट हैंड साइड की तरफ होगी, जिसको मैंने E प्लस से डिनोट कर दिया है। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूं अंदर की तरफ होगी, जिसको मैंने इस एरो से इस तरफ डिनोट कर दिया है और मैंने इसको लिख दिया है E माइनस। तो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एक दूसरे के अपोजिट हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर कैसे निकलेगी, दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। और घटाएंगे हम किस में से किसको, बड़ी में से छोटी को। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, जो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी तरफ होगी। तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकाल लिया, जिसको मैं E माइनस से डिनोट कर रहा हूं। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड और चार्ज से उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने लिख दी P से लेकर के A की तरफ, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं E प्लस बोल दूं तो वो E प्लस किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये जो डिस्टेंस है आपका R माइनस L। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R माइनस L का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम B टू P या टूवर्ड्स राइट साइड। और आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, Q भी सेम है, Q भी सेम है। इसका जो आप देखिए डिनोमिनेटर है वो L प्लस R है, इसका R माइनस L है। आप इसको R प्लस L भी तो बोल सकते हैं, R प्लस L, ये R माइनस L। तो ये डिनोमिनेटर कम है, तो डिनोमिनेटर कम होने की वजह से E प्लस का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो नेचुरली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E प्लस की ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि आपके राइट हैंड साइड की तरफ होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, E प्लस के मैग्नीट्यूड में से E माइनस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आगे की तरफ जब हम चलेंगे, आप देखें जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको मैंने ई एक्सियल बोल दिया है, क्योंकि वो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आप एक्सियल लाइन पर जो पॉइंट पी है वहाँ निकाल रहे हैं। तो आप देखिएगा ई प्लस के मैग्नीट्यूड में से जब आप ई माइनस का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है,
कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस लास्ट में आप देखिएगा ये जो 4RL है इसको मैंने क्या लिखा है, ऊपर Q इंटू 4RL है, इसको क्या लिखा, Q इंटू 2L इंटू 2R, क्योंकि देखो 2 इंटू 2 4 ही हो जाएगा और RL आपका RL ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि Q इंटू 2L को मैं P लिख सकता हूँ। आप देखिए ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी टू चार्जेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ऊपर आ जाएगा P इंटू 2R यानी कि 2PR और नीचे आपका ये का ये बच जाएगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आपको पता है, उसकी डायरेक्शन होगी E प्लस की ही डायरेक्शन में, क्योंकि आप देखिएगा E प्लस आपकी बड़ी थी, E माइनस छोटी थी। तो आप या तो बोल सकते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट P, वो भी तो राइट साइड ही है ना, ठीक। तो ये आप देखिएगा ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू आ गई, ये एक्सप्रेशन उसका आया। ये मैथ बड़ा आसान है, आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया क्या, डाइपोल पर जो दो चार्ज थे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, उन दोनों की वजह से P पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकाल ली और बाद में वेक्टर अलजबरा के अकॉर्डिंग बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा करके ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, जिसको मैंने बोला ई एक्सियल, क्योंकि ये एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। अब इसका क्या मतलब है, देखिए R क्या था, R आपका पॉइंट P का आपके इस डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस था। तो अगर आप पॉइंट P को और दूर लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे तो R तो बढ़ता ही रहेगा ना। लेकिन आप ये देखिए, ये 2L जो है आपके दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो फिक्स ही रहेगा। तो जैसे जैसे पॉइंट P आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, R तो बढ़ता रहेगा, और जितना हम दूर जाएंगे हमें ये डाइपोल कैसा नज़र आता रहेगा, छोटा नज़र आता रहेगा। तो ये बेसिकली हमें दूर जाने पर एक शॉर्ट डाइपोल की तरह नज़र आएगा। तो ऐसा अगर हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है तो क्या होगा, होगा ये कि जैसे जैसे आप पॉइंट P को दूर लेके जाएंगे तो R जो है वो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए आप ऊपर जो ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, R जब बड़ा होगा तो R स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि L का स्क्वायर R के स्क्वायर के मुकाबले बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और नीचे क्योंकि आपने R स्क्वायर को बहुत बड़ा कह दिया है, L स्क्वायर उसके कंपैरिजन में बड़ा छोटा है, सो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, सो R का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, तो R की पावर 4 हो गई। ऊपर एक R से नीचे एक R की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा R क्यूब, और डायरेक्शन इसकी कहाँ रहेगी, अभी भी टुवर्ड्स राइट साइड ही रहेगी। ये मतलब बेसिकली क्या है कि ई एक्सियल का तो एक्सप्रेशन यही आएगा। ये तो जस्ट एक स्पेशल केस है कि यदि डाइपोल को हम शॉर्ट मान लें तो फिर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इतनी आएगी। और आप ध्यान से देखिए, जब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो वहाँ पर नीचे आप देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर आता था, जबकि डाइपोल के केस में डिस्टेंस का क्या आया है, क्यूब। खैर इसकी बात हम थोड़ा आगे भी करेंगे जब हम थोड़े से डिफरेंसेस देखने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे, तब इसकी बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक डाइपोल लिया, उस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट लिया, उस पर ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट डाइपोल का जिक्र करें तो उसमें थोड़े से ये मैथमेटिकल जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं ये करने के बाद हम इस रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं। अब अगले पेज पर हम क्या करेंगे, अगले पेज पर भी हम इस डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बस
अब की बार हम जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट हमारा होगा इक्विटोरियल पॉइंट। उससे पहले मैं एक और चीज़ लिख दूं कि ई एक्सियल जो शॉर्ट डाइपोल की वजह से थी, उसका फॉर्मूला आपने पीछे ये देखा। इसकी डायरेक्शन आप देखिए मैंने कुछ चेंज करके इस तरीके से लिख दी है। बेसिकली आप ये देखें तो चेंज करके नहीं लिखी है, मीनिंग वही है, जस्ट थोड़ा सा सोचने का तरीका मैंने बदल दिया है। देखिए मैंने ई एक्सियल की जो डायरेक्शन लिखी है वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ या फिर पैरेलल टू पी वेक्टर लिखी है। आप एक बात को ध्यान से देखिए, अगर मैं पिछले पेज पर आपको लेकर के जाऊं, माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू का मतलब क्या है, राइट साइड, और इस तरफ डायरेक्शन किसकी होती है, पी वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की। और आपने देखा था यहाँ ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी, इसकी भी तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट थी, चाहे आप यहाँ देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो इस टुवर्ड्स राइट को बेसिकली आप माइनस क्यू से प्लस क्यू भी बोल सकते हैं, और क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी वेक्टर के पैरेलल होगी, क्योंकि पी वेक्टर भी आपका इस तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी इस तरफ है। तो मीनिंग वही है, जस्ट मैंने बात को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, क्योंकि इस चेंज का भी आगे एक टॉपिक के अंदर यूज होगा, तब आपको याद आएगा। तो आप कुल मिलाकर के ये याद रखिएगा कि ई एक्सियल की शॉर्ट डाइपोल के लिए वैल्यू तो ये होती है और डायरेक्शन उसकी या तो आप कह लीजिए कि माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है, या आप बोल लीजिए कि पी वेक्टर के पैरेलल होती है। बल्कि मैं तो कहूँगा ये याद रखिए, पी वेक्टर के पैरेलल होती है। ये चीज़ आगे आने वाले एक टॉपिक में ज़्यादा यूज़ होगा। तो चलिए फिलहाल आप देखिएगा, ये वही ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच डिस्टेंस आपका 2L है ही, तो ये वही डाइपोल है। पिछली बार हमने क्या किया था, बिल्कुल डाइपोल के अंदर से और डाइपोल लेंथ के पैरेलल एक लाइन लेकर के हमने उस लाइन पर एक पॉइंट लिया था जहां हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी। अब हम क्या करेंगे, उस पहले वाली लाइन को हमने बोला था एक्सियल लाइन, अब जो हम लाइन ले रहे हैं वो है इक्विटोरियल लाइन। अब इक्विटोरियल लाइन का क्या मतलब है, आप देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस डॉटेड लाइन को बोला जाता है इक्विटोरियल लाइन। यानी कि बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि इक्विटोरियल लाइन जो होती है वो पास तो आपके डाइपोल के सेंटर में से ही होती है, लेकिन वो आपकी इस डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये एंगल 90 का आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। So this is equatorial line, that line which passes through the center of the dipole, but that line is परपेंडिकुलर टू द डाइपोल लेंथ। देखिए एक्सियल लाइन डाइपोल लेंथ के पैरेलल थी, मगर इक्विटोरियल लाइन इस डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसी इक्विटोरियल लाइन पर सपोज कीजिए यहाँ एक मैंने पॉइंट सी ले लिया, और इस पॉइंट सी पर आप देखना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होल डाइपोल। प्रोसेस वही रहेगा, क्या, इस पॉइंट सी पर एक बार आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, जिसको ई माइनस बोल दें, और फिर आप इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, जिसको आप ई प्लस बोल दें। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ होती है, तो डायरेक्शन इसकी इस तरह दिखा दी, और पॉजिटिव चार्ज से क्यों की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, तो ये मैंने डायरेक्शन दिखा दी ई प्लस की। और अगर आप देखें ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L है, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट C को पॉइंट O से R डिस्टेंस पर मान लूँ, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R² प्लस L² का रूट, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R² प्लस L² का अंडर रूट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप देखिए ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस कॉमन, ये डिस्टेंस बराबर, दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और ये थीटा हमें बेसिकली कहाँ हेल्प करेगा, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। और आप देखिएगा ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम होगा। ये मैथ में थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा। एक्सटर्नल एंगल का मतलब होता है कि जो दो आपके इंटरनल एंगल हैं ट्रायंगल के,
तो जो तीसरा इंटरनल एंगल होगा उस तीसरे इंटरनल एंगल के साथ जो बाहर की तरफ एंगल होगा वो इन दोनों का क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल। एक बार फिर से आप इस बात को सुन लीजिए। देखिए, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल यहाँ होगा। तो तीसरे एंगल के साथ बाहर की तरफ जो एंगल होगा वो अंदर के इन दोनों एंगल्स का क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल। और वो एक्सटर्नल एंगल दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये आपका 2 थीटा हो गया। तो आप देखिएगा माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट सी का डिस्टेंस आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट है, तो प्लस क्यू चार्ज से भी उतना ही है। ठीक है, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी क्यू है और चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी क्यू है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और चार्जेस से पॉइंट सी जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस निकालनी है वहाँ का डिस्टेंस भी सेम है। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से ई माइनस और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ई प्लस, ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इनका मैग्नीट्यूड भी कैसा आएगा, बराबर ही आएगा। और वो दोनों ई प्लस और ई माइनस बेसिकली 2 थीटा एंगल पर आपस में क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। और आप जानते हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच पास करेगा और उस रिजल्टेंट को ही मैंने बोला है ई क्यू का मतलब है इक्विटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। और क्योंकि इन्हीं 2 चार्जेस ने डाइपोल को कंस्टिट्यूट किया है तो आप बोल सकते हैं कि यही ई इक्विटोरियल पूरे के पूरे डाइपोल की वजह से आपके सी पॉइंट पर यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो हम करेंगे कैसे, पहले इस माइनस क्यू की वजह से सी पर मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर प्लस क्यू की वजह से सी पर मैग्नीट्यूड निकालिए। दोनों का आप क्या कर दीजिए, वेक्टर सम यानी कि रिजल्टेंट निकाल लीजिए। ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ जो आपने लगाना है वो लगा करके। तो आगे आप देखिएगा इस पेज पर हम चलते हैं। तो ई प्लस का और ई माइनस का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, एक की मैंने लिख दी बी टू सी और एक की मैंने लिख दी सी टू ए। तो देखिए ई प्लस जो है वो बी टू सी है। बी टू सी का क्या मतलब है आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो बी से सी की तरफ, जबकि नेगेटिव के अंदर की तरफ होती है तो सी से ए की तरफ यानी कि अंदर की तरफ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। तो क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और दोनों 2 थीटा एंगल पर काम कर रही हैं तो रिजल्टेंट मान लीजिए दोनों का ये है। तो रिजल्टेंट के लिए आप देखिए मैंने कि आपके लिए शॉर्ट यहाँ पर काम कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है जिसमें अगर आप ए और बी को बराबर रखेंगे तो ऐसा रखने के बाद और ये जो मैथमेटिकल आप ये जो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं इनको सॉल्व करने के बाद, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट पर अराइव हो जाएंगे। तो यानी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका रिजल्टेंट बेसिकली इस फॉर्मूले से ही निकल सकता है, यानी कि ट्वाइस और a इज इक्वल टू बी है तो आप यहाँ चाहे a रख दें चाहे b रख दें और इनटू cos थीटा बाई 2। और थीटा क्या होता है, a और b के बीच का एंगल। तो रिजल्टेंट बेसिकली कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ द थीटा बाई 2। और थीटा का मतलब है दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर थीटा नहीं आ रहा, आप देखिए रिजल्टेंट में थीटा बाई 2 आ रहा है। तो अब आप जब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये देखिए इस 2 की जगह ये 2 आ गया और a की जगह आप चाहे e प्लस चाहे e माइनस का मैग्नीट्यूड किसी का रख दीजिए, ये रख दिया। और कोस थीटा बाई 2, तो थीटा का मतलब है कि दोनों के बीच एंगल कितना है। तो आप यहाँ से जब देखेंगे, ठीक है, तो e प्लस और e माइनस के बीच में कितना एंगल है, ये 2 थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और सिंपली कोस थीटा बचेगा। और उस कोस थीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। आप देखिएगा चाहे तो आप इस AOC ट्रायंगल से निकाल लें चाहे BOC ट्रायंगल से निकाल लें। कोस थीटा आप देखिए ये आपका बेस रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो आप कोस थीटा कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये आपका L है और हाइपोटेनस आपका एग्जैक्ट ये है। तो कोस थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ देखिए इस तरह से पुट कर सकते हैं। और जब आप इस पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे
तो जो ई क्यू है यानी कि इक्विटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी होल डाइपोल, उसका आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और ये इसकी मैंने डायरेक्शन लिख रखी है C टू D, क्योंकि आप ये देखिएगा C टू D का मतलब है कि C से लेकर के D की तरफ। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है, P वेक्टर की। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि P वेक्टर अगर इस तरफ है, इस तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ है, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विटोरियल लाइन पर, ठीक है, वो कहाँ है, इसके अपोजिट है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं अपोजिट टू पी वेक्टर डायरेक्शन होगी ई इक्विटोरियल की। ठीक है, या आप प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के पी के अपोजिट होगी। तो ये तीनों चीज़ें यानी कि सी से डी की तरफ, या फिर प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, या फिर पी के अपोजिट, ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं। आप ये देखिएगा। ठीक है, तो फिर से अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो शॉर्ट डाइपोल के केस में आप देखिए, आप इस पॉइंट सी को और ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाएं, ताकि आपको ये डाइपोल बहुत ही छोटा नज़र आना शुरू हो जाए। तो बेसिकली जितना आर बढ़ेगा उतना अच्छा आपको शॉर्ट डाइपोल नज़र आएगा। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में शॉर्ट डाइपोल का जिक्र करेंगे तो नीचे आप देखिए आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर को अप्रोक्सीमेटली हम आर स्क्वेयर के बराबर रख देंगे, क्योंकि एल का स्क्वेयर आर के स्क्वेयर के मुकाबले बहुत छोटा होगा। और आर स्क्वेयर की पावर जब 3/2 होगी तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आर की क्यूब यहाँ बच जाएगा। तो आपके पास शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्विटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, और इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हैं अपोजिट टू P। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो अब आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि जब हम एक्सियल लाइन पर डाइपोल की वजह से, रादर शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, तो वहाँ पर आता था ऊपर 2P अपॉन आर क्यूब, जबकि इसमें आया है सिंपली P अपॉन आर क्यूब। और एक्सियल लाइन के केस में आपने देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P के पैरेलल होती थी, जबकि इक्विटोरियल लाइन के केस में ये अपोजिट टू P आई है। तो यहाँ हम एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा समअप करने के लिए लिख सकते हैं कि ई एक्सियल का ये फॉर्मूला होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल। आप 2 को आगे निकाल के 1/4πε0 और P/r³ को इस तरह अंदर ब्रैकेट के रख दीजिए, और आप देखिएगा ये चीज़ क्या है, ई इक्विटोरियल ही तो है। तो इसका मतलब है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू एक शॉर्ट डाइपोल कंसिडर करूं, ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं एक्सियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी लूं और आर डिस्टेंस पर ही इक्विटोरियल लाइन पर एक पॉइंट ए लूं, तो आप देखिएगा बी को बोला जाएगा एक्सियल पॉइंट और ए को बोला जाएगा इक्विटोरियल पॉइंट। तो अगर मैं ये मान लूं कि पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए 100 न्यूटन पर कूलम होगी मान लीजिए, तो बी के ऊपर वो कितनी होगी, 200 न्यूटन पर कूलम होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की दुगनी होती है। तो जब आपकी इक्विटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट ए पर 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेचुरली यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम डिस्टेंस पर। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी पॉइंट ए आर डिस्टेंस पर है ओ से, और यहाँ पर भी ओ से जो पॉइंट बी है वो आर डिस्टेंस पर है। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि अगर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 होगी तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम्ब होगी। यानी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए ही लागू होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। थैंक यू।